हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वो में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन एरियाज। तो मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है, देखिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कोई और अकाउंटिंग कर रहा है, कोई और अकाउंटिंग कर रहा है, मतलब हर व्यक्ति जो अकाउंटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग रख रहा है, अपने हिसाब किताब रख रहा है पैसों का किसी भी बिजनेस में, तो उसके हिसाब किताब रखने का, अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना हिसाब किताब रखता है, अपना अकाउंटिंग करता है, तो आप उसको मना थोड़ी कर दोगे कि ऐसे मत रखो। बट यदि सब अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग का तरीका अपनाएंगे, अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, अलग अलग जनरल मतलब बुक्स बनाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट सोच के करेंगे, अलग अलग अजम्पशन सोच के करेंगे, तब तो फिर हर एक व्यक्ति का जो रिजल्ट होगा वो अलग आएगा। तो कंपेयर करना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से, एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपेयर करना मुश्किल हो। और सोचो, जो गवर्नमेंट है जो टैक्स वगैरह लेती है, टैक्स कैलकुलेट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है टैक्स पेयर्स से, तो उनके पास कितने प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते होंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए, अलग अलग तरीके से बनाए गए। जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुँचते होंगे किनके पास? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुँचते होंगे गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती होगी यदि अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बना के भेजे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा कॉमन तरीके से अकाउंटिंग किया जाए जो हर व्यक्ति का अकाउंटिंग करने का तरीका एक जैसा हो। अब कॉमन तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए कुछ कॉमन बेस होना चाहिए, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कुछ कॉमन रूल्स होने चाहिए, तभी कॉमन तरीके से अकाउंटिंग हो पाएगी। ठीक है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं इंडिया में, क्या ऐसा ही अकाउंटिंग यूएस में भी होता होगा, यूके में भी होता होगा? हाँ, ऐसा ही अकाउंटिंग वहाँ पे भी होता है। वो भी डेबिट क्रेडिट हमारी तरह ही पढ़ते हैं, वो भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, जर्नल पोस्टिंग करते हैं, ये लेजर पोस्टिंग करते हैं, जर्नल बुक्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो भी करते हैं। तो इसका मतलब लगभग पूरी दुनिया में एक प्रकार से ही अकाउंटिंग की जाती है। हाँ, पूरी दुनिया में लगभग एक प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। और आज का टाइम तो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी का अलग अलग ब्रांच दुनिया में अलग अलग देशों में होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके ब्रांच सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, या उसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा, अलग अलग देशों में भी चल रहा। तो यदि अलग अलग देशों में अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग हो, डेबिट क्रेडिट के रूल्स अलग अलग हो, रिकॉर्ड करने के तरीके अलग अलग हो, तो ये कंपनी जो जिसके अलग अलग देशों में ब्रांचेस चल रहे हैं, उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो दिए गए। वो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स दिए गए कि भाई आप अपनी अकाउंटिंग इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करें। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स की बात हम यहाँ करेंगे। तो आइए, मैंने लिखा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स, वो जनरल रूल्स है विच आर अडॉप्टेड, जिसको अडॉप्ट किया गया बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, यानी पूरे विश्व में, फॉर कंडक्टिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ताकि अकाउंटिंग किया जा सके। ठीक है, तो पूरे विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है ताकि अकाउंटिंग सही से कॉमन तरीके से किया जा सके। तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से मैंने यहाँ 3 लिखे हैं और बाकी भी मैं लिख के आपको बताऊंगा। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। होता क्या है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल्स के अनुसार एक बिजनेस जो है वो मालिक से अलग माना जाता है। बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर।
धंधा जो है वो मालिक से अलग माना जाता है। यानी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो धंधे के लिए करेंगे, मालिक के लिए नहीं करेंगे। यानी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के नज़र से करेंगे, अकाउंटिंग वो मालिक के नज़र से, ओनर के नज़र से अकाउंटिंग नहीं की जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ठीक साफ साफ है, धंधा अलग मालिक अलग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, और अकाउंटिंग जो होगी वो बिजनेस के नज़र से होगी, अकाउंटिंग मालिक के नज़र से, ऑनर के नज़र से नहीं होगी। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस जो है मालिक के अलग है, मालिक अलग है, धंधा अलग है। मालिक ने बिजनेस से पैसे दिए हैं, बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, बिजनेस वो पैसे वापस कर देगा जब ये भी बंद होगा तो। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मुकेश अंबानी के पैसे लगे हुए हैं, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मुकेश अंबानी एक प्रकार से लायबिलिटी है। जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद होगी मुकेश अंबानी को पैसे दिए जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी अलग और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग। कोई भी कंपनी जो, कोई भी व्यक्ति जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करता होगा वो मुकेश अंबानी के नज़र से काम नहीं करता है, उसके नज़रिए से काम नहीं करता, वो कंपनी के नज़रिए से काम करता है, वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करता है। मुकेश अंबानी के ग्रोथ के लिए, मुकेश अंबानी के फायदे के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि बिजनेस जो है वो मालिक से अलग है। दूसरा प्रिंसिपल आपके पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में कहा गया कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स, केवल वो ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जो ट्रांजेक्शन्स पैसों में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हमें रिकॉर्ड करना नहीं है। तो पैसे में कौन से ट्रांजेक्शन कन्वर्ट नहीं हो सकते? वो ट्रांजेक्शन जो क्वालिटी बेस्ड होते हैं, जो कहीं ना कहीं इमोशन बेस्ड होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो उसकी अच्छाई को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? मेरा मैनेजर बहुत बुरा है तो उसकी बुराई को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अच्छाई बुराई ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो इमोशंस होती है, जो फीलिंग्स होती है, जो क्वालिटी होती है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटीज़ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटीज़ को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब क्वालिटीज़ को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इट मीन्स क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स की जो क्वालिटेटिव वैल्यू होती है उसको इग्नोर किया जाएगा और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जिनकी कुछ क्वांटिटी हो, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए, अगला जो हमारे पास है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। आप सुनिए, मान के चलिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो बिजनेस जो है जिसने स्टार्ट किया उसके बेटे देख रहे हैं, उसके पोते देख रहे हैं, वो चला रहे हैं बिजनेस। ठीक है, अब वो बिजनेस जो है जो 40 साल बाद उसके बेटे पोते चला रहे हैं, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि 40 साल तक, मान के चलो उन्होंने 40 साल तक कभी प्रॉफिट निकाल के देखा ही नहीं, तो एकदम से 40 साल का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए कहा गया कि आप हर साल या जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उस अकाउंटिंग पीरियड पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट और लॉस निकाल के चेक कीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार चेक कीजिए कि आपका प्रॉफिट कितना है या नुकसान कितना है। आप बिजनेस को आगे कंटिन्यू करो या ना करो, ये आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि होल लाइफ ऑफ द बिजनेस विल बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स।
पूरी लाइन जो है बिजनेस की स्मॉलर पीरियड्स में तोड़ी जाएगी और हर एक पीरियड जो है अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा, ठीक है। और हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। पूरे जिंदगी भर का प्रॉफिट एक बार में नहीं निकालना है, ईयर वाइज ईयर प्रॉफिट और लॉस निकालना जाना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार होल लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पूरा लाइफ ब्रोकन तोड़ा जाएगा स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पीरियड्स में, जनरली 1 अकाउंटिंग ईयर। और ये 1 अकाउंटिंग ईयर होगा और 1 ईयर होगा जिसको अकाउंटिंग पीरियड भी कहा जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए। हर साल 1 अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, उसका अकाउंटिंग पीरियड 2000 मतलब 1 अप्रैल से। जनरली हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होता है? जनरली हमारे इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, कुछ भी 1 अप्रैल 22-23 जो भी है, और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे आपका स्कूल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यही अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग पीरियड रखा गया है इंडिया में। बाकी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो अकाउंटिंग पीरियड 1 से रखूंगा 31 दिसंबर तक, तो रख लीजिए, आपकी मर्जी। यदि कोई अकाउंटिंग पीरियड 1 से 31 दिसंबर तक रखना चाहता है तो उसकी मर्जी, कोई पाबंदी नहीं है। बट सरकार जो है वो आपसे यदि रिपोर्ट मांगेगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स मांगेगा तो इस बेसिस पे मांगेगा 1/4/2022 से 31/3/2022 तक, यानी कि 1/4 से स्टार्ट करके 31 मार्च तक ख़त्म करेगा। वो 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक ख़त्म नहीं करेगी। तो इसलिए जनरली इंडिया में जितने भी लोग अकाउंटिंग करते हैं वो ये वाला पीरियड रखते हैं। क्या इंडिया के अलावा बाहर भी ये वाला चलता है? नहीं, बाहर ये वाला नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा हिंदी महीना जो है हमारा चैत्र, वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हिंदी महीने के अनुसार चैत्र जो है अप्रैल में स्टार्ट होता है, इसी वजह से अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया जाता है भारत में। जबकि विदेशों में ऐसा कोई हिंदी महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ चलता नहीं है, तो वहाँ पे जो है 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाता है, यानी यूएस की अकाउंटिंग पीरियड ये है और इंडिया का अकाउंटिंग पीरियड ये, ठीक है। चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो अगला हिस्सा जो हमारे पास रह गया है, तो वैसे तो 11 है ना, तो 11 में से मैंने आपको बताया 3, तो 3 के बाद रह गया 8 3 11। तो ये चौथा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब कि जितने भी आइटम्स हैं अकाउंटिंग में, जितने भी चीज़ें आपने रिकॉर्ड किया है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं होगा, डू नॉट इग्नोर एनी आइटम, किसी भी आइटम को इग्नोर नहीं करना, सबको डिस्क्लोज करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल अकाउंटिंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। सारे अकाउंटिंग आइटम्स को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय, बशर्ते वो अंडर एनी लॉ रिक्वायर्ड हो और विच आर मटेरियल, यानी मटेरियल आइटम। ऐसे ही नहीं हर चीज़ को नहीं लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 रुपए की पेंसिल खरीदी नहीं लिखना है, 10 रुपए का पेन खरीदा नहीं लिखना है, तो इनको लिखना ही नहीं है। लिखना है इनको एक ही नाम देना है, स्टेशनरी, ठीक है। आपको 5 रुपए का पेन नहीं लिखना है, 10 रुपए का पेंसिल नहीं लिखना है। आपको इन सब को, जितने भी स्टेशनरी की दुकान से आप चीज़ें खरीदते हैं, वो सारी चीज़ों का एक ही नाम देना है, स्टेशनरी, ठीक है। तो विच आर मटेरियल, यानी मटेरियल है तो रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल मीन्स दोज आइटम्स, मटेरियल का मतलब वो आइटम्स विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर्स, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेगा, यदि उसके डिसीजन पे किसी प्रभाव से कोई भी आइटम प्रभाव डाल सकता है,
वो इस अमाउंट का है या इस रेलिवेंस का है या इतना अपना इंपॉर्टेंस रखता है कि यूजर के डिसीजन को बदल सके। ठीक है, जो उपयोग करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा, उसके डिसीजन को बदल सके। तो फिर ऐसे आइटम को हम कहेंगे मटेरियल आइटम, कि ये दिखाना जरूरी है, इसको आप किसी और में नहीं छुपा सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने एप्पल का 1.5 लाख का वो खरीद लिया बोर्ड या डिजिटल बोर्ड खरीद लिया बहुत महंगा। ठीक है, तो बहुत महंगा डिजिटल बोर्ड खरीद लिया और उसको कहा कि भाई ये भी हम स्टेशनरी मानते हैं, इसको भी डिजिटल बोर्ड 2 लाख का खरीदा उसको, और उसको भी आप क्या मानते हो, स्टेशनरी। बोलते हो भाई ये स्टेशनरी का खर्चा है, तो नहीं ये स्टेशनरी का खर्चा नहीं। अमाउंट तो देखो 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की चीज को मटेरियल नहीं मानोगे, वो छोटा मोटा खर्चा थोड़ी है। 2 लाख रुपए का सामान खरीद के लाए हो तुम, उसको कहते हैं स्टेशनरी में घुसा के लिख दो, नहीं इसको अलग से दिखाना पड़े। तो यदि मटेरियल आइटम है तो उनको आपको अलग से दिखाना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अच्छा, मटेरियलिटी का क्या मतलब है? मटेरियलिटी कहता है कि सारे को मत दिखाओ, जो जरूरत है उतना ही दिखाओ। मतलब खिचड़ी नहीं पकाना है सबको, जितना जरूरत है उतना ही दिखाएंगे, जोड़ के दिखा देंगे, क्लब करके दिखा देंगे। पर मटेरियल आइटम यानी दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है। वो कहता है सारा दिखाओ, वो कहता है मटेरियल दिखाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ओनली दोज अकाउंटिंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मटेरियल, जो मटेरियल है। डू नॉट डिस्क्लोज आइटम्स सेपरेटली विच आर नॉट मटेरियल, जो मटेरियल नहीं है उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कंजूस बनो। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब कंजूस बनो। कैसे बनेंगे कंजूस? आप एक कंजूस आदमी की परिकल्पना कीजिए कि कंजूस आदमी क्या करता है। वो हमेशा अपने नुकसान के बारे में सोचता रहता है, उसकी बड़ी चिंता रहती है कि यार मेरा यहाँ पैसा चला जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ये नुकसान होने वाला है, ये हो सकता है, ये चला जाएगा, ये लूट जाएगा, पैसे देंगे नहीं देंगे, भाग जाएंगे। तो वो हमेशा इस चिंता में डूबा रहता है कंजूस व्यक्ति कि मेरा नुकसान होने वाला है, या यहाँ नुकसान हो सकता है, वहाँ नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि कोई नुकसान होने वाला है अगले साल या उससे अगले साल, तो उस नुकसान को अभी लिख लो। यानी कंजूस बनो, भविष्य में होने वाले नुकसानों को तुम अभी लिख दो। ठीक है, तो जो नुकसान अभी हुआ ही नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, जैसे मैंने अपने कस्टमर्स को इस साल उधार में 10 लाख का माल बेचा है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं, 10 लाख का माल जिन को बेचा है मैंने। तो उस 10 लाख के माल में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस 10 लाख में से कम तो 5% पैसा नहीं आएगा। तो 10%, 10 लाख में से 5% यानी कि मुझे लग रहा है 50,000 रुपये मुझे मिलेंगे नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मुझे इतने नुकसान हो गए थे, उससे पिछली बार भी मुझे ऐसा ही लगा था इतने का नुकसान हो जाता है। तो एक एवरेज के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि 5 लाख का जो नुकसान है वो मेरा हो चुका। हालांकि अभी किसी ने मना नहीं किया कि हम नहीं देंगे, पर मैं एवरेज के तौर पे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हर बार होता है मेरा, तो इस बार भी होगा। ठीक है, फ्यूचर नहीं देखा किसी ने, पर आपने अंदाजा लगा दिया। तो उसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार प्रोवाइड फॉर
और एंटीसिपेटेड लॉसेस, सारे लॉसेस जो भविष्य में हो सकते हैं, जो आपने अंदाजा लगाया है कि ये लॉस हो सकते हैं या ये खर्चा हो सकता है, तो उस लॉस और खर्चे को आप अभी रिकॉर्ड कर लो भी। बट डू नॉट, रिकॉर्ड मत करना क्या, एनी एंटीसिपेटेड इनकम और प्रॉफिट। पर यदि आपको लगता है कि भविष्य में कोई फ़ायदा होने वाला है या भविष्य में कोई कमाई होने वाली है, तो उसको रिकॉर्ड मत करना जब तक तुम्हें कमाई हो ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कंजूस बनना है कि भविष्य में होने वाले नुकसान को आप रिकॉर्ड कर लेंगे आज, पर भविष्य में होने वाले फ़ायदे और इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे आज। जब तक कि वो हो ना जाए तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं। 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रहते हैं, वो 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं अगली क्लास में यानी कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान था ये सारा का सारा प्रिंसिपल वगैरह। आगे जो 5 प्रिंसिपल्स बताएंगे वो भी आसानी से बताएंगे अच्छे तरीके से, और नोटिंग भी बड़ी सिंपल वर्डिंग में करवाया है मैंने, शॉर्ट नोट करवाया है। यदि आप ये भी पढ़ लेते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इतना भी लिख के आते हो तो। क्योंकि आजकल जो समय है वो MCQ का टाइम है। MCQ का टाइम यानी MCQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी से। थ्योरी से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई क्वेश्चन आए भी यदि लिखने के लिए उसका आंसर MCQ के अलावा, तो वो 2 नंबर या 3 नंबर इससे ज़्यादा का नहीं होगा, उसमें आप इतना लिख सकते हो, उसमें मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।